गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रैकवार पारस एजुवर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना कि पूर्ण प्रतियोगिता का क्या अर्थ होता है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है और पूर्ण प्रतियोगिता को क्यों कीमत प्राप्तकर्ता कहा जाता है। अब आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण कैसे होता है या पूर्ण प्रतियोगिता में साम्य मूल्य का क्या अर्थ होता है। और आज की क्लास में ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण कैसे होगा, इसको हम तीन बिंदुओं के तहत समझ सकते हैं। मतलब हम 3 पॉइंट बनाएंगे, उस 3 पॉइंट में समझेंगे कि ये जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसका मूल्य निर्धारण कैसे होगा। ठीक है, मतलब इसमें मूल्य या कीमत का निर्धारण किस तरह से होता है, कैसे डिसाइड होगी, क्योंकि क्रेता विक्रेता तो इसमें अनेक है ना। तो देखो भाई, इसको देखने के लिए हम 3 पॉइंट बनाएंगे। पहला बनाएंगे मांग शक्ति, दूसरा बनाएंगे पूर्ति शक्ति और तीसरा बनाएंगे मूल्य का निर्धारण, है ना। क्योंकि मेन तो हमारा वही है, मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। तो हमने 3 पॉइंट में इसको बांटना है। एक है वस्तु की मांग शक्ति, फिर पूर्ति शक्ति और तीसरा कौन सा होगा, मूल्य का निर्धारण। तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्तु की मांग शक्ति और पूर्ति शक्ति। तो देखो भाई, वस्तु की अगर मांग की बात करें तो वस्तु की मांग कौन करता है, वस्तु की मांग करेगा उपभोक्ता या क्रेता। पढ़ा था ना हमने कि क्रेता जो सक्षम हो वस्तु की निश्चित समय और मूल्य पर वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो, तो उस मात्रा को हम क्या कहते थे, मांग। वो पूर्ति में विक्रेता आ जाता था, है ना, या उत्पादक बोल दो आप। तो मांग किसके द्वारा की जाती है, मांग की जाती है भाई क्रेता के द्वारा। और पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, पूर्ति की जाती है विक्रेता के द्वारा। अब बात ये आती है कि ये जो मांग है जो कि क्रेता के द्वारा की जा रही, तो वो वस्तु की मांग करेगा यानी वस्तु को खरीदेगा। अब कोई वस्तु बाजार में बिक रही है और वो उसको खरीदेगा, तो उसको कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत चुकाएगा भी तभी तो खरीदेगा। सवाल ये है कितनी चुकाने को तैयार है, कि अगर कोई एक वस्तु लेता है वो, तो उस वस्तु की वो कितनी कीमत चुकाने को तैयार है, यही हमको देना। तो वो कितनी कीमत चुकाएगा भाई, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि एक वस्तु है उसकी वो कितनी कीमत चुकाएगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। बताओ किस बात पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम ये ले लेते हैं, ये हमारे पास स्केल है। ये स्केल, ये एक वस्तु है। इस वस्तु के लिए मैं कितनी कीमत चुकाने को तैयार होऊंगा, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि इस वस्तु से मुझे कितनी उपयोगिता मिल रही है। मतलब अगर मान लो मुझे पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध ही नहीं है, तो ये तो मेरे लिए बेकार है, मैं इसके लिए 2 रुपए भी नहीं चुकाऊंगा, अरे 1 रुपए में नहीं लूंगा मैं इसको। और अगर मान लो मेरे एग्जाम है कल को, कोई दुकानें नहीं खुली, मुझे पेपर देना है, तो मुझे इसकी बहुत जरूरत है, फिर तो मैं इसको 100 रुपए में भी खरीद लूंगा। भले ये स्केल 15-20 रुपए का हो, 10 रुपए का, आई डोंट नो कितने का आता है ये स्केल। मेरे पास तो बस पढ़े मिल जाते, बच्चे लोग कोचिंग में छोड़ जाते हैं, अपन छुपा लेते हैं, फिर उसके बाद अपना हो गया चीज। ऐसे अपने पास चीजें आ जाती है, पेन पेंसिल कॉपी वॉपी सब अपन ने संपत्तियां ऐसे ही जोड़ी, अपने पास कुछ नहीं है। तो बात ये आ रही है कि इस स्केल की कीमत में क्या चुकाऊंगा, तो ये स्केल कितने का है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये तो इस बात से फर्क पड़ता है कि मुझे इससे कितनी उपयोगिता मिल रही है। जितनी ज्यादा मुझे इससे उपयोगिता मिलेगी उतनी ज्यादा मैं इसकी कीमत चुकाऊंगा। अगर मुझे इससे उपयोगिता कम मिल रही तो कम कीमत चुकाऊंगा, ज्यादा मिल रही ज्यादा कीमत चुकाऊंगा, उपयोगिता ही नहीं मिल रही फ्री में भी नहीं लूंगा। तो इसका मतलब यह है कि एक क्रेता किसी वस्तु की मांग करने के लिए उस वस्तु की कितनी कीमत चुकाएगा, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि उसे उस वस्तु से कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है ना। उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता बोलेंगे। तो जितनी मुझे उपयोगिता प्राप्त होगी उतनी ज्यादा मैं कीमत चुकाऊंगा। हाँ, एक बात पक्की है कि इसकी सीमांत उपयोगिता से ज्यादा मैं इसकी कीमत नहीं चुकाऊंगा। मान लो मुझे इससे 5 रुपए की उपयोगिता मिल रही है, उपयोगिता को मैं रुपए में बोल रहा हूँ, है ना, कि अगर मुझे इससे 5 रुपए की उपयोगिता मिल रही है तो मैं इसके लिए 5 रुपए चुकाने को तैयार हूँ। 15 की उपयोगिता मिलेगी तो 15 चुकाऊंगा, 100 की उपयोगिता मिलेगी तो मैं 100 रुपए तक इसके चुका दूंगा, 200 की मिलेगी 200 चुका दूंगा। तो बात यही आती है कि अगर एक क्रेता की बात करिए मांग शक्ति में, तो मांग की जाती है वस्तु की मांग की जाती है क्रेता के द्वारा या उपभोक्ता के द्वारा। और कोई उपभोक्ता वस्तु के लिए कितनी कीमत चुकाएगा, ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे वस्तु से कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। हाँ, एक बात पक्की है कि कोई भी क्रेता वस्तु की सीमांत उपयोगिता से ज्यादा कीमत नहीं देगा।
एक लिमिट है, उससे ज्यादा कीमत क्रेता नहीं देगा। मैं यहाँ पे क्या बना हूं, क्रेता बना हूं। क्रेता बन के मैं यहाँ पे सोचा और मैंने अपनी बात बता दी। मैं क्रेता कि मैं वस्तु की मांग करता हूं, मैं किसी वस्तु के लिए कितनी पेमेंट करूंगा, कितनी कीमत चुकाऊंगा, कितनी कीमत देने के लिए तैयार हूं, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इससे मुझे कितनी उपयोगिता मिल रही है। जितनी इससे उपयोगिता मिलेगी मैं उतनी कीमत चुका दूंगा। उपयोगिता से ऊपर मैं पेमेंट नहीं दूंगा साहब, मैं कीमत नहीं चुकाऊंगा। ठीक है, मैंने क्रेता बन के ये आपको मांग शक्ति बता दी। अच्छा, फिर हम मांग शक्ति का हमको ग्राफ बनाना और रेखा चित्र पे तो कैसे बनाएंगे, ये साइड में बना दिया। क्या है इसमें, एक तरफ वस्तु की कीमत, यहाँ पर वस्तु की मांग और वही नीचे ढलान देता हुआ हमारा ग्राफ। जो मांग वक्र हमने पढ़ा था वही का वही मांग वक्र यहाँ पर टीप दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। ठीक है, इसी तरह अच्छा सर इसमें स्केल नहीं दिया आपने, 2 4 6 8 1 2 3 4 नंबर, जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पर जरूरत नहीं है। वो मांग वक्र और पूर्ति वक्र जहां बनाएंगे वहां पूछेंगे तो बताना है। यहाँ पर आपको बस सीधा सीधा एक वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत, एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग और डायरेक्ट ग्राफ ऐसा नीचे झुकता हुआ बना देना है। ठीक है, चलो अब बात आती है वस्तु की पूर्ति शक्ति पे। अब पूर्ति कौन करता है, विक्रेता। तो मैं क्या बन जाऊंगा यहाँ पर, विक्रेता। अब विक्रेता बन के मैं बात करूंगा तो वस्तु की पूर्ति विक्रेता द्वारा की जाती है। अच्छा, वस्तु की पूर्ति में विक्रेता कितनी कीमत लेगा, तो मुझे अब मान लो मैं विक्रेता हूं, मैंने इसका उत्पादन किया, खरीदा या उत्पादन किया कुछ भी मान लो, तो मैं इसकी कितनी कीमत लूंगा, यानी मैं इसको कितने में बेचना चाहूंगा। तो देखो भाई, मैं इसको कितने में, मैं तो ज्यादा से ज्यादा में बेचना चाहूंगा, है ना। लेकिन इसकी कीमत किस बात पर निर्भर करती है, इसकी कीमत निर्भर करती है इसकी लागत पर, ये बना कितने का। अगर मान लो ये स्केल बनाने में 12 रुपए का खर्चा आया तो वो क्या हुई, इसकी लागत। तो एक बात तो पक्की है कि मैं 12 से कम में तो बेचने से रहा, मैं इसकी कीमत 12 से ज्यादा ही रखूंगा, खूब ज्यादा ही रखूंगा बल्कि। पर फिर भी बात बेचने की आएगी तो वस्तु की कीमत, जो विक्रेता है वो वस्तु की कीमत क्या रखेगा, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि ये बना कितने में, इसकी लागत कितने की आई, है ना। और तो और वस्तु की जो लागत आई कितनी थी, 12 रुपए, उससे कम में तो मैं बेचने से रहा, यानी वस्तु की लागत से नीचे मैं नहीं बेचूंगा साहब। समझे, ये कौन बोल रहा है, विक्रेता। तो वस्तु की पूर्ति शक्ति में हम क्या लिख लेंगे, हम लिखेंगे कि वस्तु की पूर्ति विक्रेता द्वारा की जाती है। और विक्रेता किसी वस्तु की कितनी कीमत लेगा, क्योंकि मुझे तो लेना है ना, मैं विक्रेता हूं, तो विक्रेता वस्तु की कितनी कीमत लेगा ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि वस्तु की लागत क्या है, उसे हम बोलेंगे सीमांत लागत, कि वस्तु की सीमांत लागत क्या है। और कोई भी विक्रेता वस्तु की सीमांत लागत से कम पैसा नहीं लेगा। अब सुनना भाई, अब दोनों में लड़ाई होगी। एक तरफ है क्रेता, अब मैं क्या हूं, अब मैं दोनों बनूंगा। एक तरफ है क्रेता, एक तरफ विक्रेता। क्रेता क्या बोल रहा है, साहब वस्तु की उपयोगिता जो रहेगी मैं उस हिसाब से कीमत दूंगा, और उपयोगिता जितनी होगी उससे ऊपर मैं नहीं चुकाऊंगा साहब, उससे ऊपर कीमत में नहीं दूंगा। ऐसा कौन बोल रहा, क्रेता। विक्रेता क्या बोल रहा, विक्रेता बोल रहा साहब मैं वस्तु की कितनी कीमत लूंगा ये तो उसकी लागत पर निर्भर करता है ना, और वस्तु की लागत जो होगी मैं उससे कम कीमत नहीं लूंगा। तो एक बोल रहा है, क्रेता बोल रहा है कि साहब जो भी उपयोगिता है मैं उससे ऊपर कीमत नहीं दूंगा, और विक्रेता बोल रहा है साहब जो लागत है मैं उससे नीचे कीमत नहीं लूंगा। तो कीमत डिसाइड कैसे होगी, वही तो देखना है हमको। तो जो भी है, अब हमको पूर्ति शक्ति का वक्र बनाना है, तो पूर्ति शक्ति का वक्र कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर वही एक एक्स अक्ष पे हम रख देंगे वस्तु की पूर्ति, वाई अक्ष पर हम रख देंगे वस्तु की कीमत, और यहाँ पर बढ़ते हुए हम बता देंगे क्या, पूर्ति वक्र। यानी जो पूर्ति चैप्टर में आपने पूर्ति वक्र पढ़ा था वही का वो यहाँ टिप दिया। स्केल विस्केल नंबर फंबर बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब 2 4 6 8 1 2 3 4 वो सब नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। बस एक्स अक्ष पे वस्तु की पूर्ति लिखो, वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत लिखो, बढ़ता हुआ वक्र बना दो। समझे आप। तो एक तरफ है मांग शक्ति, ये मांग वक्र, एक तरफ है पूर्ति शक्ति, पूर्ति वक्र, और दोनों में लड़ाई किस चीज की है, दोनों में लड़ाई इस चीज की है कि क्रेता बोल रहा साहब उपयोगिता जो है उस पर मेरी कीमत निर्भर है, उससे ऊपर मैं नहीं देने वाला। विक्रेता बोल रहा साहब कीमत मेरी लागत पर निर्भर है, उससे कम उससे नीचे मैं नहीं लेने वाला। तो कीमत कहां डिसाइड होगी, तो अब हम इन दोनों को हटाते हैं और तीसरे नंबर का पॉइंट लिखते हैं जिसका नाम है मूल्य का निर्धारण। इस है ना, मूल्य का निर्धारण, या एक और नाम बोलते हैं इसको साम्य मूल्य, या एक और नाम बोलते हैं इसको संतुलन मूल्य। यही हमको देखना है क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक का नाम है पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण। तो मूल्य निर्धारण हमको देखना है। तो मूल्य निर्धारण कैसे होगा भाई, तो मूल्य निर्धारण कब होगा, जब
क्रेता और विक्रेता दोनों बराबरी पे आ जाए, वो क्रेता और विक्रेता दोनों बराबरी पे आ जाए, यानी क्रेता के हिसाब से क्या थी, सीमांत उपयोगिता, विक्रेता के हिसाब से क्या थी, सीमांत लागत, ये दोनों बराबर आ जाए। और ये दोनों बराबर कब आएंगे, जब मांग शक्ति और पूर्ति शक्ति जो अभी हमने देखा वो दोनों बराबर आ जाए। यानी जहां पर मांग शक्ति और पूर्ति शक्ति आपस में बराबर हो जाएंगी वहां पर ही पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण हो जाएगा, है ना। या फिर हम ये बोल लें कि जो भी आपने मांग वक्र और पूर्ति वक्र बनाए हैं उसको हम साथ में बनाएंगे, और साथ में बनाने पर जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट करेंगे, मतलब मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी, काटेंगे मतलब दांतों से नहीं काटेंगे, ऐसे रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी, वहां पर ही क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम वो ग्राफ बना के देखते हैं। ये हम ग्राफ बनाते हैं, ये मेरे सामने बना लेता हूँ ग्राफ। ठीक है, थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। ग्राफ में देखो आप, यहाँ पर मैंने एक्स अक्ष पर क्या लिखा, वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों, वाई अक्ष पर मैंने क्या लिखा, वस्तु की पूर्ति, वाई अक्ष पर मैंने लिखा वस्तु की कीमत, है ना। तो आप ये ग्राफ देखें, इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे एक है मांग वक्र, एक है पूर्ति वक्र, दोनों मैंने एक साथ बना दिए, और बीच में एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पर ये दोनों वक्र एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। बीच में मेरी मुंडी आ गई, है ना, खतरे के निशान जैसी। तो मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, जहां पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र या मांग शक्ति और पूर्ति शक्ति दोनों बराबर हो गए, इसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे कीमत निर्धारण या मूल्य निर्धारण। इसी का नाम होता है संतुलन मूल्य, इसी का नाम होता है साम्य मूल्य। यानी अगर हमको एग्जाम में आ गया कि पूर्ण प्रतियोगिता में साम्य मूल्य क्या होता है समझाइए, तो भी हमें यही आंसर लिखना है। समझे आप इस चीज को। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, ये वक्र कैसे बनाए, कुछ नहीं किया, मांग शक्ति पूर्ति शक्ति जो वक्र हम पुराने पढ़े थे उन दोनों वक्रों को बस एक ही मैंने ग्राफ पर बना दिया, एक ही मैंने जो डायग्राम है उस पर बना दिया, और बस वो ऑटोमेटिकली अपने पॉइंट पर कट हो जाएंगे। तो जहां पर भी कट हो वहां पर हम क्या बोल देंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण हो गया। समझे। तो अगर एग्जाम में पूर्ण प्रतियोगिता मूल्य का निर्धारण आता है तो ये कम से कम 4 नंबर का आता है, क्योंकि 3-3 डायग्राम बन रहे हो। डायग्राम बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि नंबर भी नहीं लिखना, बस एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाना, नीचे डंडी ऊपर डंडी, और अगर ये हमको पूर्ण प्रतियोगिता में निर्धारण की बात करें तो नीचे ऊपर दोनों साथ, दोनों की डंडी एक साथ। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं पूर्ण प्रतियोगिता मूल्य निर्धारण क्या हुआ। तो इसको हमने 3 बिंदुओं में समझा। सबसे पहले मांग शक्ति, इसमें हमने देखा कि जहां पर पहले हम देखेंगे वस्तु की मांग क्रेता द्वारा की जाती है, फिर वस्तु की कीमत क्रेता कितनी चुकाएगा, ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्रेता के लिए वो कितनी सीमांत उपयोगिता प्रोवाइड कर रही है। वो कोई भी क्रेता वस्तु की सीमांत उपयोगिता से ज्यादा कीमत नहीं देगा। विक्रेता की बात करते हैं यानी पूर्ति शक्ति, तो पूर्ति विक्रेताओं द्वारा की जाती है, और कोई भी विक्रेता वस्तु की कितनी कीमत लेगा ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की सीमांत लागत क्या है। हाँ, एक बात पक्की है कि कोई भी विक्रेता वस्तु की सीमांत लागत से कम कीमत नहीं लेगा, क्योंकि वो उसके लिए घाटे का सौदा जाएगा। भाई लागत से कम कैसे ले लूंगा मैं, अगर मैं विक्रेता हूं तो ये चीज 12 की बनी तो कम से कम 12 तो लूंगा ना, 11 में थोड़ी बेच दूंगा, घाटा थोड़ी खाऊंगा। हाँ, 12 में बेच सकता हूँ कि चलो भाई कोई फायदा नहीं हुआ, वस्तु बिक तो जा रही, पर 11 में नहीं बेचने से रहा कोई भी, है ना। तो कोई विक्रेता अगर बोलता भी है ना, ये तो साहब इतने का तो हमको पड़ नहीं रहा, 12 की लागत हम तो 11 में बेच रहे, घाटा कर रहे हैं, कोई नहीं खाता गाता, है ना, सबके फायदे वाली चीज होती। तो विक्रेता में पूर्ति शक्ति में हम क्या देखें कि हमने देखा वस्तु की पूर्ति विक्रेता ने की, विक्रेता की वस्तु की कितनी कीमत लेगा ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि वस्तु की सीमांत लागत क्या है। कोई भी विक्रेता वस्तु की सीमांत लागत से कम कीमत नहीं लेगा। फिर हमने तीसरा पॉइंट देखा मूल्य का निर्धारण, जहां पर हमने जाना कि मूल्य का निर्धारण वहां होगा जहां पर मांग शक्ति और पूर्ति शक्ति आपस में बराबर हो जाती है, अर्थात जिस बिंदु पर मांग शक्ति, मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं उसी बिंदु पर हमारा जो पूर्ण प्रतियोगिता है वहां पर कीमत या मूल्य का निर्धारण हो जाता है। इसे संतुलन मूल्य भी कहते हैं, इसे साम्य मूल्य भी कहते हैं। दोनों को मिला के हमने ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बस हमको इतना ही पढ़ना था कि उसका अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, और उसके बाद फिर उसमें कीमत प्राप्तकर्ता क्यों कहते हैं, और उसमें संतुलन मूल्य या साम्य कीमत का क्या मतलब होता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं और अर्थ ये दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि कल जो हमारा क्लास होगी उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा अपूर्ण प्रतियोगिता एवं कीमत निर्धारण। और अपूर्ण प्रतियोगिता में
बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ और विशेषताएं पूरी की पूरी संबंधित है पूर्ण प्रतियोगिता के अर्थ और विशेषताएं से। यानी अगर आपने पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ और विशेषताएं पढ़ ली है तो उसका पूरा का पूरा फायदा मिलेगा हमको अपूर्ण प्रतियोगिता और उसकी विशेषताएं पढ़ने में, है ना। इसलिए कल की क्लास के लिए आप पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ और उसकी विशेषता ये दोनों चीजें पढ़ के तैयार रखेंगे, ताकि जब हम अपूर्ण प्रतियोगिता पढ़ें तो हमको पूरा का पूरा उसका फायदा मिले और बहुत ही आसानी से हमको अपूर्ण प्रतियोगिता जो चैप्टर है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो कल हम हमारा चैप्टर शुरू करने वाले हैं अपूर्ण प्रतियोगिता एवं कीमत निर्धारण। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।